हेलो बच्चों, एज़ पर योर डिमांड आज हम पढ़ेंगे क्रोमेटोग्राफी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्रोमेटोग्राफी को डिस्कवर किसने किया, ये टर्म कहाँ से आया और इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इसको। इट इज़ डिस्कवर्ड बाय माइकल स्वेट। ठीक है, इन्होंने जो है प्लांट लीफ पिगमेंट में के सॉल्यूशन को सेपरेट करने के लिए जिस टेक्निक का यूज़ किया है उसे कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो प्लांट लीफ पिगमेंट को के सॉल्यूशन को सेपरेट करने के लिए। ठीक है, अच्छा, तो ये वर्ड क्रोमेटोग्राफी कहाँ से आया? स्वेट का मतलब होता है रशियन लैंग्वेज में कलर। ठीक है, तो कलर से ये टर्म आया क्रोमेटोग्राफी। सो एज पर द नेम, क्रोमा मीन्स color and graphy means to measure. So the technique which used to measure the color solution and to separate the color solution. ठीक है, तो डेफिनेशन क्या हो गई इसकी? इट इज़ अ टेक्निक यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ कंपाउंड फ्रॉम सॉल्यूशन मिक्सचर बाय डिफरेंसेस इन माइग्रेशन रेट। हेलो बच्चों, एज़ पर योर डिमांड आज हम पढ़ेंगे क्रोमेटोग्राफी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्रोमेटोग्राफी को डिस्कवर किसने किया, ये टर्म कहाँ से आया और इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इसको। इट इज़ डिस्कवर्ड बाय माइकल स्वेट। ठीक है, इन्होंने जो है प्लांट लीफ पिगमेंट में के सॉल्यूशन को सेपरेट करने के लिए जिस टेक्निक का यूज़ किया है उसे कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो प्लांट लीफ पिगमेंट को के सॉल्यूशन को सेपरेट करने के लिए। ठीक है, अच्छा, तो ये वर्ड क्रोमेटोग्राफी कहाँ से आया? स्वेट का मतलब होता है रशियन लैंग्वेज में कलर। ठीक है, तो कलर से ये टर्म आया क्रोमेटोग्राफी। सो एज पर द नेम, क्रोमा मीन्स color and graphy means to measure. So the technique which used to measure the color solution and to separate the color solution. ठीक है, तो डेफिनेशन क्या हो गई इसकी? इट इज़ अ टेक्निक यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ कंपाउंड फ्रॉम सॉल्यूशन मिक्सचर बाय डिफरेंसेस इन माइग्रेशन रेट थ्रू स्टेशनरी फेज। तो अब यहाँ पे नई टर्मिनोलॉजी आ गई, डिफरेंसेस इन माइग्रेशन रेट थ्रू स्टेशनरी फेज। इसको अब हम समझते हैं। ठीक है, तो एक बार डेफिनेशन रिपीट कर लेते हैं। क्रोमेटोग्राफी क्या है? इट इज़ अ टेक्निक। क्रोमा मीन्स कलर एंड ग्राफी मीन्स टू मेजर। तो इट इज़ अ टेक्निक यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ कंपाउंड्स फ्रॉम सॉल्यूशन मिक्सचर। ठीक है, अब सॉल्यूशन मिक्सचर में कंपाउंड्स को सेपरेट करने के लिए हमें किस तरीके से हम सेपरेट करेंगे। ठीक है, सो द सेपरेशन, तो इस सेपरेशन के लिए द सेपरेशन में बी यूज वन और मोर फिजिको केमिकल डिपेंडिंग ऑन पर्टिकुलर क्रोमेटोग्राफिक सिस्टम। कई तरह के क्रोमेटोग्राफिक सिस्टम होते हैं। ठीक है, जिसमें अलग अलग तरीके के प्रिंसिपल्स यूज होते हैं। उन प्रिंसिपल्स के आधार पर हम मिक्सचर में से कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इनके प्रिंसिपल को समझने के लिए कुछ टर्मिनोलॉजी समझना होगी पहले। ठीक है, तो वो टर्मिनोलॉजी क्या है देख लेते हैं। एक तो फर्स्ट बात आती है मोबाइल फेज। ठीक है, मोबाइल फेज क्या है? और सेकंड है स्टेशनरी फेज। ठीक है, स्टेशनरी फेज। तो मोबाइल फेज इज अ मिक्सचर ऑफ substances और स्टेशनरी फेज क्या है? इट इज अ सॉलिड पोरस मैट्रिक्स।
ठीक है। सो जब जब इन दोनों के बीच इंटरेक्शन होता है, मोबाइल फेस और स्टेशनरी फेस के बीच इंटरेक्शन होता है, तो जो सब्सटेंस है, मिक्सचर, सब्सटेंस का मिक्सचर है, उसके कंपोनेंट्स सेपरेट्स होते हैं। अब इंटरेक्शन किस टाइप का होता है, कैसे मिक्सचर को सेपरेट किया जाता है, ये हम देखेंगे आगे फिजिको केमिकल प्रिंसिपल्स में। फिजिको केमिकल प्रिंसिपल्स में, ठीक है। क्योंकि यहाँ जो प्रिंसिपल्स अप्लाइड हो रहे हैं वो फिजिकल फिनोमिना पे बेस्ड है, जिसमें कि कुछ केमिकल्स का यूज़ हुआ है, इसीलिए इनको फिजिको केमिकल प्रिंसिपल्स बोला जाता है। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि ये फिजिको केमिकल प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं, ठीक है। सो फर्स्ट प्रिंसिपल इज डिफरेंस इन एड्सॉर्प्शन। डिफरेंस इन एड्सॉर्प्शन, तो एड्सॉर्प्शन किस पे हो रहा है, स्टेशनरी फेस पर एड्सॉर्प्शन होगा, ठीक है। एड्सॉर्प्शन मीन्स अवशोषण, जिसको हम हिंदी में कहते हैं, ठीक है। मोबाइल फेस स्टेशनरी फेस के ऊपर रन करेगा, ठीक है, इस तरीके से रन करेगा, ठीक है। तो हमारा जो ये प्रिंसिपल है ये है सॉल्युबिलिटी। इसमें क्या है, सॉल्युबिलिटी डिसाइड्स सेपरेशन। तो जो सॉल्युबिलिटी है उसके आधार पर सेपरेशन होगा, किनका, कंपोनेंट, मोबाइल फेस के कंपोनेंट्स का, ठीक है। कैसे होगा वो देख लेते हैं अब हम। सपोज सॉल्युबिलिटी है, ठीक है, तो यहाँ पे हमें दो चीज़ें समझनी है, एक तो सॉल्युबिलिटी और दूसरा है एडसॉर्प्शन, ठीक है। तो मिक्सचर में क्या होता है, दो कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये दो कंपोनेंट से मिलकर एक मिक्सचर बनता है। अब जब दो कंपोनेंट्स को मिक्स किया तो उनके बीच की जो सॉल्युबिलिटी है, मतलब आपस की जो बॉन्डिंग है, वो या तो स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है, बॉन्डिंग जो है दोनों की स्ट्रॉन्ग होगी, मतलब ये आपस में एक दूसरे से बहुत अच्छे से मिक्स हो गए हैं, ठीक है, मतलब आपस में एक दूसरे से दे आर मोर सॉल्युबल, ठीक है। तो जब ये आपस में मोर सॉल्युबल होंगे तब ये सरफेस पे इनकी बॉन्डिंग कम हो जाएगी, ठीक है, सरफेस पे इनकी बॉन्डिंग कम हो जाएगी। कैसे कैसे समझिए, जैसे पेपर पे हमने पानी का एक ड्रॉप डाला, ठीक है, पेपर पे पानी का एक ड्रॉप डालेंगे तो वो ड्रॉप धीरे धीरे करके ऐसे फैलता जाएगा और अपना स्पेस बढ़ाता जाएगा और पूरी तरह से पेपर को गीला कर देगा, ठीक है। लेकिन वही ड्रॉप अगर हमने कांच पे डाला तो कांच पे ड्रॉप डालने से वो ड्रॉप अपनी जगह से सरक के वापस आ जाएगा, या हम अगर उसको कपड़े से वाइप करना चाहेंगे तो बहुत अच्छी तरह से क्लीन हो जाएगा। कांच पे ना ही वो एड्जॉर्ब होगा और ना ही कांच पे उसका कोई असर होगा, ठीक है। तो सेम थिंग विल बी हेयर, दो मिक्सचर की अगर बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है तो वो सरफेस पे उनकी बॉन्डिंग कम होगी, मतलब कि उनका एड्जॉर्प्शन जो है वो कम होगा। एड्जॉर्प्शन कम होगा तो उनका फ्लो बढ़ेगा, जैसा कि कांच में हुआ था, एड्जॉर्प्शन नहीं हुआ था तो पानी फ्लो हो गया था या वाइप आउट हो गया था, ठीक है, फ्लो आउट हो गया था। दूसरी चीज़ आती है यहाँ पे, अगर दोनों कंपोनेंट, जो मिक्सचर में जो दोनों कंपोनेंट हैं उनके बीच की बॉन्डिंग अगर कम है, ठीक है, अगर बॉन्डिंग लेस है, ठीक है, तो बॉन्डिंग लेस है तो क्या होगा, सरफेस के साथ उनकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है, सरफेस के साथ उनकी बॉन्डिंग हाई होगी। तो यहाँ पे जब हाई होगी तो एड्जॉर्प्शन क्या होगा, एड्जॉर्प्शन भी हाई होगा, ठीक है, सरफेस पे बॉन्डिंग हाई होगी तो एड्जॉर्प्शन हाई होगा
और फ्लो नहीं होगा लाइक पेपर। ठीक है, पेपर पे जब ड्रॉप डाली गई थी तो क्या हुआ था, वो पूरी तरह एड्जॉर्ब हो गई थी, फ्लो नहीं हो पाई थी। ठीक है, तो ये हमारा प्रिंसिपल है डिफरेंसेस इन एड्जॉर्प्शन। इट तो डिफरेंट दिस प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द solubility। तो solubility decides separation through its adsorption of stationary phase। ठीक है, तो less soluble and strongly adsorbed component will retain on stationary phase। ठीक है, जो less soluble हैं, ठीक है, उनकी सरफेस के साथ बॉन्डिंग ज़्यादा होगी और वो अच्छे से एड्जॉर्ब हो जाएंगे। ठीक है, जबकि मोर सॉल्युबल एंड लेस एड्जॉर्ब component will flow out faster। Got it? Is it clear? Come to the second principle, differences in solubility। तो according to this principle, differences in solubility, according to this principle, stationary phase is a liquid and mobile phase may be liquid or gaseous। तो ये वाला जो प्रिंसिपल है उसमें स्टेशनरी फेज भी लिक्विड होगा और मोबाइल फेज भी लिक्विड या गैस स्टेट में होगा। ठीक है, तो स्टेशनरी फेस एंड मोबाइल फेस आर इमिसिबल विथ ईच अदर, आपस में एक दूसरे से मिक्स नहीं होंगे। एंड स्टेशनरी फेस नीडेड इनर्ट सपोर्ट, उसे एक सपोर्ट की ज़रूरत होगी बिकॉज स्टेशनरी फेस क्या है, लिक्विड है। ठीक है, तो सेपरेशन अकर्स ड्यू टू डिफरेंशियल सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपोनेंट इन टू फेसेस, दो फेजेस की अलग अलग सॉल्युबिलिटी होने के कारण यहाँ पे सेपरेशन होगा। गॉट इट। नेक्स्ट हम आ जाते हैं थर्ड प्रिंसिपल। थर्ड फिजिको केमिकल प्रिंसिपल इज डिफरेंसेस इन आयन एक्सचेंज। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल आयन एक्सचेंज रेजिन आर इनसॉल्युबल पॉलीमर कंटेनिंग आयनिक ग्रुप। एक आयनिक ग्रुप कंटेन एक रेजिन होता है, इस तरीके से कॉलम होता है रेजिन्स का। ठीक है, यहाँ पे ये रेजिन जो है बहुत सारे आयनिक ग्रुप ऐसे कंटेन किए हुए होता है। ठीक है, इस तरीके का रेजिन होता है। ठीक है, जिसको कि हम बोलते हैं आयन एक्सचेंज रेजिन। ठीक है, आयन एक्सचेंज रेजिन क्या है, इनसॉल्युबल पॉलीमर है जो कि आयनिक ग्रुप को कंटेन करता है। ठीक है, तो जब इसमें से सॉल्यूट मिक्सचर को पास किया जाता है तो क्या होता है, ये जो है रेजिन होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। ठीक है, कैटायन एक्सचेंज रेजिन और एनायन एक्सचेंज रेजिन। तो जब कैटायन एक्सचेंज रेजिन जो होता है वो जो है, कैटायन मतलब वैसे तो हम जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, बट यहाँ पे उल्टा है, कैटायन रेजिन निगेटिव चार्ज कंटेन किए हुए होता है जो कि जब इससे सॉल्यूशन मिक्सचर को पास किया जाता है तो मिक्सचर में प्रेजेंट पॉजिटिव चार्ज आयन को ये रिटेन करता है। ठीक है, तो हम ऐसे याद रख सकते हैं इसको कि कैटायन एक्सचेंज रेजिन पॉजिटिवली चार्ज आयंस को रिटेन करता है। ठीक है, इसका एग्जांपल एक हो सकता है डॉवेक्स विच इज़ यूज्ड इन वाटर ट्रीटमेंट इक्विपमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट है एनायन एक्सचेंज रेजिन। एनायन एक्सचेंज रेजिन क्या करता है कि ये पॉजिटिवली चार्ज आयन कंटेन करता है, देयरफॉर ये निगेटिवली चार्ज आयंस को रिटेन करता है। मतलब एनायन एक्सचेंज रेजिन फाइनली निगेटिवली चार्ज आयन को रिटेन करता है। ठीक है, इट रिटेन निगेटिवली चार्ज आयन एंड इसका एग्जांपल है सेलुलोज। ठीक है, इसका एग्जांपल। नेक्स्ट हम आते हैं डिफरेंसेस इन मॉलिक्यूलर साइज। तो लास्ट हमारा फिजिको केमिकल जो प्रिंसिपल है इट इज़ डिफरेंसेस इन मॉलिक्यूलर साइज। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल सॉल्यूट मिक्सचर सेपरेट्स ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर साइज। इसको हम मॉलिक्यूलर सीविंग भी कहते हैं। ठीक है, व्हेन पासेस थ्रू कॉलम ऑफ पोरस बीड। तो जब पोरस कॉलम से सॉल्यूट मिक्सचर को पास कराया जाता है
तो ये मॉलिक्यूलर साइज के बेस पे सेपरेट होते हैं, ठीक है। कैसे? मॉलिक्यूलर साइज के बेस पे बिगर पार्टिकल passes more freely between beads and come out earlier. Bigger particle come out earlier and a smaller particle pass into porous bead and retain in column. Smaller particle column में retain कर लिए जाते हैं, ठीक है। इसके लिए मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ। सी दिस डायग्राम। कैसे बड़े पार्टिकल हैं जो कि कॉलम से फ्रीली पास होके जा रहे हैं, और जो ये स्मॉल पार्टिकल्स हैं ये जो है कॉलम पे रिटेन हो रहे हैं, ठीक है। तो ये जो मॉलिक्यूलर सीविंग या मॉलिक्यूलर साइज का कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट में यहाँ बड़े मॉलिक्यूल्स इजीली पास हो जाते हैं और छोटे मॉलिक्यूल्स कॉलम पे रिटेन हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं ये पिक्चर आपको वीडियो क्लास में आपके साथ शेयर कर दूंगी, ठीक है, सो दैट आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये हमारे हो गए टोटल फिजिको केमिकल प्रिंसिपल। कौन कौन से फिजिको केमिकल प्रिंसिपल हमने पढ़े? डिफरेंसेस इन एड्सॉर्प्शन, डिफरेंसेस इन सॉल्युबिलिटी, डिफरेंसेस इन आयन एक्सचेंज एंड डिफरेंसेस इन मॉलिक्यूलर साइज। डिफरेंसेस इन एड्सॉर्प्शन, सॉल्युबिलिटी, आयन एक्सचेंज एंड मॉलिक्यूलर साइज, 4 फिजिको केमिकल प्रिंसिपल हमने यहाँ पढ़ लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं क्रोमेटोग्राफी का क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन जब हम करेंगे क्रोमेटोग्राफी का, तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन, फर्स्ट इट इज़ कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ मोबाइल फेस। मोबाइल फेस कौन सा फेस है? जो कि रन करेगा, ठीक है। मोबाइल फेस कौन सा फेस है? जो कि इस तरीके से रन करेगा, ठीक है। किसके ऊपर? स्टेशनरी फेस के ऊपर, ठीक है। 2 चीज़ें तो आपको समझ में आ गई। इसमें 2 फेस हैं, स्टेशनरी फेस जो कि रुका हुआ रहेगा, और दूसरा है मोबाइल फेस जो कि रन करेगा स्टेशनरी फेस के ऊपर, ठीक है। तो अब जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो इन्हीं दोनों फेस के बेसिस पे किया गया है। तो फर्स्ट इसको कैटेगराइज किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ मोबाइल फेस। मोबाइल फेस के बेस पे लिक्विड क्रोमेटोग्राफी एंड गैस क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। इज इट क्लियर? देन अगेन इट इज लिक्विड क्रोमेटोग्राफी इज कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेशनरी फेस। इसको हम स्टेशनरी फेस के बेस पे 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज फ्लैट क्रोमेटोग्राफी एंड कॉलम क्रोमेटोग्राफी। फ्लैट क्रोमेटोग्राफी जिसमें कि पेपर का यूज़ किया जाएगा, जहाँ पे पेपर की थिन लेयर होगी, ठीक है, और या फिर ग्लास की थिन लेयर, ग्लास प्लेट पर सिलिका जेल अप्लाई करके और उसके ऊपर हम मिक्सचर को पोर करके देन ये मिक्सचर रन कराया जाएगा। तो इसको बोलेंगे फ्लैट क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। और दूसरी है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी में क्या होगा? यहाँ पे एक पोरस कॉलम होगा जिसमें से, इस तरीके से पोरस कॉलम होगा जिसमें से लिक्विड मिक्सचर को पास कराया जाएगा। तो ये लिक्विड मिक्सचर यहाँ पे जिस तरीके से फ्लो आउट होगा उस बेसिस पे इनको अलग अलग नाम दिया गया है, ठीक है। तो फ्लैट क्रोमेटोग्राफी में आ गया पेपर क्रोमेटोग्राफी एंड थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। पेपर क्रोमेटोग्राफी में हम फिल्टर पेपर, वॉटमैन नंबर फिल्टर पेपर यूज़ करते हैं अलग अलग, और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में हम ग्लास की एक शीट के ऊपर सिलिका जेल की लेयर लगाकर उसको स्टेशनरी फेस कंसीडर करते हैं, और उसके ऊपर जिस भी मिक्सचर को हमें सेपरेट करना होता है उसको हम पोर करते हैं। अगेन पेपर क्रोमेटोग्राफी is categorized into ascending, descending, circular and 2-dimensional. So all these
ऑल दीज क्लासिफिकेशंस वी विल स्टडीड इन अनदर लेक्चर। ठीक है, नेक्स्ट है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। यहाँ हमने लिक्विड क्रोमेटोग्राफी को फ्लैट और कॉलम में डिवाइड किया था, तो अभी हमने देख लिया फ्लैट क्रोमेटोग्राफी, पेपर और थिन लेयर। अब हम देखेंगे कॉलम क्रोमेटोग्राफी इज डिवाइडेड इनटू HPLC, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, जिसमें कि कॉलम का यूज़ किया जाता है मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए। और उसके अलावा दूसरा होता है ओपन कॉलम। ओपन कॉलम के लिए कई तरह की क्रोमेटोग्राफी है, जैसे पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, एड्जॉर्प्शन, आयन एक्सचेंज फिनोमिना, जेल फिल्टरेशन एंड एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। तो ये सारी क्रोमेटोग्राफी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे in the another video. Okay, now come to the applications. तो अब क्रोमेटोग्राफी के एप्लीकेशंस क्या हैं, क्यों हम इस टेक्निक का यूज़ करते हैं, क्यों हमें इसे पढ़ना है तो हमें पता तो होना चाहिए कि क्यों पढ़ना है ना। तो हम इसे पढ़ते हैं क्योंकि इस टेक्निक का यूज़ होता है सेपरेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स, mixture of amino acids, proteins, carbohydrates, etc. ठीक है, इसके अलावा हम प्रोटीन को प्यूरिफाई करने के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, न्यूक्लिक एसिड एट्सेट्रा। ठीक है, इसके अलावा हम मॉलिक्यूलर वेट डिटरमाइन करने के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो कई सारे प्रोटीन्स के मॉलिक्यूलर वेट को डिटरमाइन करने के लिए भी हम इस क्रोमेटोग्राफी का यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हम ड्रग्स, हॉर्मोन्स के एनालिसिस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। एनालिसिस ऑफ ड्रग्स, हॉर्मोन्स, विटामिन्स एट्सेट्रा। ठीक है, इसके अलावा हम क्लिनिकल लेबोरेटरी में शुगर, अमाइनो एसिड और ड्रग्स को सीरम और यूरिन में आइडेंटिफाई करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सो इन clinical laboratory for identification of sugar, amino acid and drugs in serum and urine sample। ठीक है, तो ये है क्रोमेटोग्राफी के एप्लीकेशंस। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो जल्दी से दूसरे लोगों के साथ शेयर भी कर दो, लाइक भी कर दो, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, सिर्फ अपने पास रखने से नहीं। ठीक है, तो शेयर दिस वीडियो।